नमस्ते। अच्छा, ये तो सब कहते हैं कि आज की दुनिया में डेटा ही नया तेल है, मतलब बहुत कीमती। पर ये तेल कच्चा और बिखरा हुआ है। तो फिर वो रिफाइनरी कौन है जो इसे काम का बनाती है? वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस। यही वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो डेटा के इस पूरे अंबार को एक तरतीब, एक व्यवस्था में बदल देती है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस सफर में हम सबसे पहले डेटाबेस की भाषा को समझेंगे, फिर उन ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे जो इसे आकार देते हैं। उसके बाद डेटा के उस केओस को ऑर्गेनाइज करने की कला, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसे सीखेंगे। और आखिर में इस कीमती खजाने को महफूज रखने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले उसका एक नक्शा तो चाहिए होता है ना? बस यहीं पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल काम आती है। इसे एक आर्किटेक्ट के टूल किट की तरह समझ लीजिए, जिससे हम अपने डेटा की पूरी इमारत का ढांचा डिजाइन करते हैं। तो ये डीडीएल असल में है क्या? ये वो कमांड्स हैं जिनसे हम अपने डेटाबेस का एक तरह से कंकाल तैयार करते हैं। मतलब कोई भी डेटा डालने से बहुत पहले डीडीएल ये तय कर देता है कि टेबल्स कैसी दिखेंगी, उनमें कौन-कौन से कॉलम होंगे और किस तरह की जानकारी रखी जाएगी। हमारा सबसे पहला टूल है क्रिएट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घर की नींव रखना। इस मिसाल को देखिए, हम एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बना रहे हैं। इसमें आईडी, नाम और पते के लिए कॉलम्स हैं। और हाँ, ये जो प्राइमरी की है ना, ये पक्का करती है कि हर कर्मचारी की अपनी एक यूनिक पहचान हो, जिसे दोहराया ना जा सके। अब मान लीजिए कि घर तो बन गया, लेकिन हमें उसमें एक नया कमरा जोड़ना है। इसके लिए है ऑल्टर कमांड। ये आपको पहले से बनी हुई टेबल की बनावट में बदलाव करने की आज़ादी देता है। जैसे यहां हम अपनी एम्प्लॉय टेबल में एक नया फोन कॉलम जोड़ रहे हैं। सिंपल। और आखिरी में आता है ड्रॉप कमांड। इसे एक बुलडोजर समझिए। ये इतना पावरफुल है कि पूरी की पूरी टेबल और उसके अंदर मौजूद सारे डेटा को हमेशा के लिए मिटा देता है। इसीलिए इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये चल गया तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। ठीक है, तो अब हम ढांचा बनाना तो सीख गए। तो चलिए अब अलग अलग आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स पर एक नज़र डालते हैं। ये मॉडल्स ही तय करते हैं कि डेटा को कैसे सजाया जाएगा और उनके बीच रिश्ते कैसे बनेंगे। पहला मॉडल है हायरार्किकल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक हायरार्की बनाता है, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। यहाँ हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। जैसे अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। ये टॉप डाउन सिस्टम है जो वन टू मैनी रिश्तों के लिए तो अच्छा है, पर काफी इनफ्लेक्सिबल, मतलब सख्त होता है। हायरार्किकल मॉडल की इन्हीं सीमाओं को तोड़ने के लिए आया नेटवर्क मॉडल। ये उससे कहीं ज्यादा लचीला है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक चाइल्ड के कई पेरेंट्स हो सकते हैं। इससे एक मकड़ी के जाले जैसी संरचना बनती है जो मैनी टू मैनी रिश्तों को भी आसानी से संभाल सकती है। और अब आता है आज का सबसे पॉपुलर मॉडल, रिलेशनल मॉडल। जानते हैं इसकी सफलता का राज क्या है? इसकी सादगी। ये डेटा को आसान टेबल्स में रखता है, जिन्हें रिलेशंस कहते हैं। हर टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, जिससे डेटा को समझना और मैनेज करना बेहद आसान हो जाता है। आज के जमाने के ज्यादातर डेटाबेस जैसे MySQL इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इन तीनों मॉडल की एक सीधी सीधी तुलना है। हायरार्किकल एक सीढ़ी की तरह है, तेज लेकिन सख्त। नेटवर्क मॉडल एक मकड़ी के जाले जैसा है, लचीला लेकिन उलझा हुआ, मतलब जटिल। और रिलेशनल मॉडल एक स्प्रेडशीट की तरह है, सिंपल और कुशल, लेकिन इसे ठीक से काम कराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। रिलेशनल डेटाबेस बनाने के बाद हमारा अगला कदम होता है उसे और बेहतर बनाना। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिखरी हुई अलमारी को सलीके से जमाना, ताकि हर चीज सही जगह पर हो और आसानी से मिल जाए। तो ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक बड़ी और उलझी हुई टेबल को छोटी छोटी लॉजिकल टेबल्स में बांटने की प्रक्रिया है। इसका मेन मकसद डेटा के दोहराव को, मतलब रेपिटेशन को खत्म करना और ये पक्का करना है कि जानकारी हमेशा सही और भरोसेमंद रहे। इससे डेटाबेस तेज और ज्यादा रिलायबल बनता है। नॉर्मलाइजेशन कई स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF में हम ये पक्का करते हैं कि टेबल की हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू हो। सेकेंड, नॉर्मल फॉर्म 2NF में हम ऐसी जानकारी हटाते हैं जो प्राइमरी की के सिर्फ एक हिस्से पर निर्भर करती है। और थर्ड, नॉर्मल फॉर्म 3NF में हम इनडायरेक्ट निर्भरता को खत्म करते हैं, जिससे हमारी टेबल पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है।
ये फ्लोचार्ट पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक बड़ी बिखरी हुई टेबल से शुरू करके हम 1NF, 2NF और 3NF के नियमों को लागू करते हैं और आखिर में हमें मिलती हैं छोटी, साफ सुथरी और कुशल टेबल्स। एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। एक डेटाबेस को सही से चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है, बिल्कुल किसी खेल की तरह। ये नियम पक्का करते हैं कि डेटा हमेशा सटीक और भरोसेमंद रहे। इन नियमों को लागू करने के लिए हम कीज और इंटेग्रिटी का इस्तेमाल करते हैं। पहले कीज को समझते हैं। देखिए, कैंडिडेट की कोई भी ऐसा कॉलम हो सकता है जो टेबल की हर रो की अनोखी पहचान बता सके। इन सभी में से हम किसी एक को प्राइमरी की चुन लेते हैं, जो उस रो के लिए एक आधार कार्ड की तरह काम करता है। और जो कैंडिडेट कीज चुनी नहीं जाती, उन्हें ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। अब बात करते हैं डेटा की अखंडता की, यानी इंटेग्रिटी की। एंटिटी इंटेग्रिटी कहती है कि प्राइमरी की कभी खाली नहीं हो सकती। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये पक्का करती है कि टेबल्स के बीच के रिश्ते हमेशा सही हों। और डोमेन इंटेग्रिटी किसी कॉलम में आने वाली वैल्यूज पर पाबंदी लगाती है, जैसे उम्र वाले कॉलम में सिर्फ नंबर ही आ सकते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं। चलिए, अब हमारा डेटाबेस व्यवस्थित है और नियमों से बंधा हुआ भी है, तो अब हमें इसे सुरक्षित करने और ये तय करने की जरूरत है कि इसे रखा कहाँ जाए। डेटाबेस की सुरक्षा एक किले की तरह होती है, जिसमें कई परतें होती हैं। ऑथेंटिकेशन किले का मेन गेट है, जो जांचता है कि आप कौन हैं। एन्क्रिप्शन एक गुप्त कोड की तरह है, जो आपके डेटा को बचाता है। बैकअप एक गुप्त रास्ता है, ताकि कुछ गलत होने पर आप डेटा को वापस पा सकें। और फिजिकल सिक्योरिटी मतलब किले के चारों ओर की खाई, जो सर्वर को ही सुरक्षित रखती है। आखिर में बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सारा डेटा एक ही जगह पर होता है। ये सस्ता और सुरक्षित है, लेकिन अगर वो सर्वर बंद हो गया तो सब कुछ ठप। वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में डेटा कई जगहों पर फैला होता है। ये महंगा तो है, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि एक जगह के फेल होने से पूरा सिस्टम नहीं रुकता। तो जैसे जैसे डेटा का ये समंदर और भी बड़ा होता जा रहा है, हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक सेंट्रल किले की पूरी सुरक्षा या फिर एक फैले हुए नेटवर्क का लचीलापन और उसकी मजबूती? इस सवाल का जवाब ही टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देगा। सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही दुनिया भर की जानकारी हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? या जो मैसेज हम भेजते हैं वो पलक झपकते ही हजारों मील दूर किसी दोस्त तक कैसे पहुंच जाता है? भाई, ये कोई जादू नहीं है, ये है कमाल डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो आज चलिए इसी अदृश्य दुनिया के ताने बाने को थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नेटवर्क्स की दुनिया आखिर है क्या। उसके बाद ये पता लगाएंगे कि डेटा एक दूसरे से बात कैसे करता है। फिर हम नेटवर्क का पूरा नक्शा समझेंगे, इसके डिजिटल ट्रैफिक पुलिस से भी मिलेंगे और आखिर में OSI मॉडल के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, जो इन सबको एक साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का मतलब क्या है और हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त को एक तस्वीर भेजी। ये जो तस्वीर भेजने का एक्शन है, बस यही है डेटा कम्युनिकेशन। अब सोचिए वो सभी दोस्त और उनके फोन जो आपस में जुड़े हुए हैं और तस्वीरें शेयर कर पा रहे हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो सीधी सी बात है, डेटा कम्युनिकेशन हुआ जानकारी भेजने का प्रोसेस, और कंप्यूटर नेटवर्क वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो इस प्रोसेस को मुमकिन बनाता है। नेटवर्क्स के फायदे तो जबरदस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम आसानी से डेटा शेयर कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर को कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बातचीत तो कितनी आसान हो गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मतलब निजी जानकारी लीक होने का खतरा, कंप्यूटर वायरस फैलने का डर और दूसरी सिक्योरिटी की दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। कोई भी कम्युनिकेशन कामयाब तभी होता है जब ये 5 चीजें मौजूद हों। पहला, मैसेज, यानी वो जानकारी जो भेजनी है। दूसरा, सेंडर, जो डिवाइस मैसेज भेज रहा है। तीसरा, रिसीवर, जिस तक मैसेज पहुंचना है। चौथा, कम्युनिकेशन मीडिया, मतलब वो रास्ता, चाहे केबल हो या हवा, जिससे मैसेज जाएगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, प्रोटोकॉल। ये समझ लीजिए कि ये नियमों की एक किताब है, जिसके बिना कोई भी डिवाइस एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएगा। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि डिजिटल जानकारी के लिए सड़क के नियम क्या हैं, मतलब डेटा असल में सफर कैसे करता है। सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स मोड,
इसे डेटा के लिए एक वन वे स्ट्रीट की तरह समझिए। जानकारी सिर्फ एक ही दिशा में बह सकती है, भेजने वाले से पाने वाले तक, बस। जैसे रेडियो स्टेशन से हमारे टीवी तक सिग्नल तो आता है, पर हम टीवी से वापस रेडियो स्टेशन को तो कुछ नहीं भेज सकते ना, बस वही है ये। इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब ये सड़क टू वे तो है, लेकिन एक बार में ट्रैफिक सिर्फ एक ही तरफ जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वॉकी टॉकी। जब एक इंसान बोलता है तो दूसरा सिर्फ सुनता है, फिर जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। और फिर आता है फुल डुप्लेक्स मोड। ये तो एक टू वे सुपर हाईवे जैसा है। यहां डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोन पर बात करते हैं, हम बोल भी सकते हैं और उसी समय सुन भी सकते हैं। तो डेटा इन तरीकों से सफर तो करता है, पर किन रास्तों पर? यहां मोटे तौर पर दो तरह के रास्ते हैं। एक है गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड। इसमें डेटा एक फिजिकल रास्ते से, जैसे केबल से होकर जाता है, ये एक तय सड़क की तरह है। और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस। इसमें डेटा हवा में ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे रेडियो तरंगे या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि डेटा चलता कैसे है, तो चलिए अब देखते हैं कि नेटवर्क कितने अलग अलग साइज और बनावट के होते हैं। सबसे छोटा और सबसे आम नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं। ये एक बहुत ही सीमित दायरे में काम करता है, जैसे कि कोई ऑफिस, कॉलेज या हमारा अपना घर। लैन से थोड़ा बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक पूरे शहर या आसपास के कुछ शहरों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। ये एक पूरे देश या बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैले कंप्यूटरों को जोड़ता है। और हाँ, जो इंटरनेट हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैन ही है। तो अब जरा लैन और वैन के बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं। देखिए, लैन छोटी दूरी के लिए है, इसलिए बहुत तेज होता है, इसमें गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम होती है और ये सस्ता भी पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वैन बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, इसलिए ये धीमा होता है, इसमें गलतियों की संभावना भी ज्यादा होती है और ये काफी महंगा भी होता है। अब देखिए, नेटवर्क अपने आप तो काम करते नहीं हैं। उन्हें चलाने के लिए कुछ खास हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जो डेटा के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। इन्हें हम नेटवर्क की ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हब की। ये एक बहुत ही सीधा साधा डिवाइस है। इसके पास जब कोई डेटा आता है, तो ये बस उस सिग्नल को थोड़ा और पावरफुल बनाकर नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर को भेज देता है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि डेटा किसके लिए है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चिल्लाकर सबको एक ही बात बता रहा हो। हब के मुकाबले स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। जब इसके पास कोई डेटा पैकेट आता है, तो ये उसे खोलकर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ता है और फिर उस पैकेट को सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए वो है। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है, मतलब सही चिट्ठी सही पते पर पहुंचाने जैसा। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, OSI मॉडल। इसे एक मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट समझिए, जो ये तय करता है कि पूरी दुनिया में नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा। OSI मॉडल क्या करता है कि ये डेटा कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को 7 अलग अलग परतों या लेयर्स में बांट देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। इससे अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे ढूंढना और ठीक करना आसान हो जाता है, और ये भी पक्का होता है कि अलग अलग कंपनी के डिवाइस भी एक दूसरे से बात कर सके। चलिए इन 7 परतों से फटाफट मुलाकात करते हैं। सबसे ऊपर लेयर 7 है एप्लीकेशन लेयर, जिससे हम सीधे जुड़ते हैं, जैसे हमारा ब्राउजर। उसके ठीक नीचे लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, जो एक ट्रांसलेटर की तरह डेटा को सही फॉर्मेट में बदलती है। फिर आती है लेयर 5 सेशन लेयर। ये 2 डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाती है और उसे मैनेज करती है। लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो क्वालिटी कंट्रोल करती है कि डेटा पूरा और सही क्रम में पहुंचे। इसके बाद है लेयर 3 नेटवर्क लेयर, जो डेटा के लिए GPS का काम करती है और बेस्ट रास्ता ढूंढती है। छठी है लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, जो लोकल ट्रैफिक संभालती है और गलतियों को पकड़ती है। और आखिर में है लेयर 1 फिजिकल लेयर। ये असल मेहनत का काम करती है, यानी डेटा को बिट्स में बदलकर तारों या हवा के जरिए भेजती है। तो हमने एक मैसेज का पूरा सफर देख लिया, स्क्रीन से निकलकर, केबल से गुजरकर और फिर वापस मंजिल तक। अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए,
जब कोई वीडियो स्ट्रीम हो रहा हो और जब कोई ईमेल भेजा जा रहा हो, तो ये जो 7 लेयर्स हैं, ये अलग-अलग कैसे काम करती होंगी? एक छोटा सा हिंट देता हूं। सोचिए कि कहां पर स्पीड की ज्यादा जरूरत है और कहां पर हर एक अक्षर का बिना गलती के पहुंचना ज्यादा जरूरी है। विचार जरूर कीजिएगा। नमस्ते। आज हम उन टेक्नोलॉजीज की दुनिया में गोता लगाएंगे जो वेबसाइट्स में जान डाल देती हैं। खास तौर पर हम जावास्क्रिप्ट और पीएचपी की कमाल की जोड़ी पर ध्यान देंगे जो वेब को डायनामिक बनाती हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम वेब की 2 अलग-अलग दुनियाओं को समझेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट की पावर को देखेंगे, उसके बाद पीएचपी यानी सर्वर के दिमाग की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पीएचपी और माइएसक्यूएल मिलकर कैसे काम करते हैं, और आखिर में हम डेटाबेस ऑपरेशंस को भी अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की सबसे बुनियादी बात समझते हैं, यानी वो काम जो हमारे ब्राउज़र में होता है और वो काम जो कहीं दूर किसी सर्वर पे होता है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, वेब की दुनिया ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटी है। एक है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जैसे जावास्क्रिप्ट। ये सीधे हमारे ब्राउज़र में चलती है, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है और ये वेबसाइट को सुंदर और इंटरैक्टिव बनाती है। दूसरी तरफ है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जैसे पीएचपी, जो सर्वर पर चलती है। ये भारी भरकम काम करती है, जैसे यूज़र डेटा को संभालना या डेटाबेस से जानकारी लाना। इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और ये तस्वीर पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझा रही है। देखिए, जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। सर्वर पर पीएचपी उस रिक्वेस्ट को समझता है और अगर ज़रूरत पड़े तो माइएसक्यूएल डेटाबेस से जानकारी लेता है। फिर सब कुछ मिलाकर एक HTML पेज तैयार करता है और वापस हमारे ब्राउज़र को भेज देता है, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, तो अब जरा क्लाइंट साइड पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट आखिर ऐसा क्या करती है जिससे वेब पेज इतने इंटरैक्टिव और जिंदा लगते हैं। किसी भी जानकारी के साथ काम करने से पहले जावास्क्रिप्ट को ये समझना होता है कि वो किस तरह का डेटा है। मतलब, क्या वो कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है या कुछ और। इसी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेटा टाइप्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्रिमिटिव, जो बिल्कुल सरल होते हैं, जैसे एक अकेला नंबर या टेक्स्ट, और दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई वैल्यूज़ को एक साथ रख सकते हैं, जैसे आइटम्स की एक लिस्ट। अब इस डेटा पर कोई एक्शन लेने के लिए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करता है। ये कुछ खास सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस वगैरह, जो हमें गणित या लॉजिक से जुड़े काम करने में मदद करते हैं। इनके जो मुख्य प्रकार हैं, उनमें आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कैलकुलेशन के लिए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो 2 वैल्यूज़ की तुलना करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो सही या गलत स्टेटमेंट्स को जोड़ने के काम आते हैं। अच्छा, जब किसी काम को बार बार दोहराना हो तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप तब सबसे बेस्ट होता है जब हमें पहले से पता हो कि काम कितनी बार करना है। जैसे इस कोड में देखिए, हम बस 1 से 5 तक गिनती प्रिंट कर रहे हैं। और जब कोई फैसला लेना हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम आते हैं। ये कोड को एक शर्त के आधार पर अलग अलग रास्ते पर भेजते हैं। जैसे यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर सम है या विषम, बस ये देखकर कि क्या वो 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है या नहीं। तो ये तो हुई ब्राउज़र के जादू की बात, लेकिन वेबसाइट की असली ताकत कहाँ है? असली दिमाग तो सर्वर पर बैठा है, और वहीं पर हमें मिलता है पीएचपी, जो डायनामिक वेबसाइट्स का असली इंजन है। पीएचपी इतना पॉपुलर क्यों है? कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि ये पावरफुल होने के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त है और इसे हर कोई आसानी से सपोर्ट करता है। मतलब इसे सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और किफ़ायती है। पीएचपी कोड की एक खास पहचान है ये डॉलर का चिन्ह। हर वेरिएबल इसी से शुरू होता है। यहाँ हम बस 2 वेरिएबल्स को जोड़ रहे हैं और एको कमांड का इस्तेमाल करके उसका नतीजा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंपल। अब आते हैं सबसे दमदार हिस्से पर। पीएचपी की असली ताकत तब सामने आती है जब वो माइएसक्यूएल जैसे डेटाबेस से जुड़ता है। सोचिए, सर्वर का दिमाग अब एक परमानेंट मेमोरी से बात कर सकता है। यहीं से वेबसाइट्स को मिलती है उनकी असली पावर। किसी भी डेटा पर चलने वाले एप्लीकेशन के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सर्वर से कनेक्शन बनाने से लेकर जानकारी को स्क्रीन पर दिखाने तक सब कुछ इसी प्रोसेस पर आधारित है। ये विजुअल इस रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है।
आप देख सकते हैं कि PHP इंजन एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो MySQL डेटाबेस को कमांड भेजता है और उससे डेटा वापस लेता है। चलिए, अब इन सभी ज़रूरी डेटाबेस ऑपरेशंस के असली कोड पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला काम है कनेक्शन बनाना। इसके लिए हम MySQL_connect फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप डेटाबेस के दरवाजे पर गए और उसे खोलने के लिए सही सर्वर का नाम, अपना यूज़रनेम और पासवर्ड बताया। एक बार कनेक्शन बन गया तो हम SQL कमांड्स भेजना शुरू कर सकते हैं। जैसे ये कमांड एक नया डेटाबेस बना रहा है जिसका नाम है studentdb। यहीं पर हम अपनी सारी जानकारी स्टोर करेंगे। इसके बाद हम एक टेबल बनाकर अपने डेटा का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट नाम की टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए कौन-कौन सी जानकारी होगी, जैसे कि पहला नाम, आखिरी नाम और ईमेल। अब नई जानकारी सेव करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल होता है। इस कमांड से हम अपनी स्टूडेंट टेबल में डेटा की एक नई लाइन जोड़ रहे हैं, यानी एक नए छात्र का रिकॉर्ड डाल रहे हैं। और आखिर में जब हमें डेटा को देखना हो, उसे यूजर्स को दिखाना हो, तो हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड डेटाबेस से कहता है, भाई स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा दे दो। फिर जो डेटा मिलता है उसे हम एक लूप के जरिए एक-एक करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। तो अब जब हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उसे वापस निकाल भी सकते हैं, तो सोचिए कि हम क्या-क्या बना सकते हैं। इन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज को एक साथ लाकर आप कुछ भी बना सकते हैं। एक सोशल नेटवर्क, एक ऑनलाइन स्टोर, पूरी की पूरी दुनिया आपके सामने है। सब कुछ इसी बुनियाद पर खड़ा होता है। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और आज हम इसी के लिए अपनी एक पर्सनल टूलकिट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हमारी टूल किट में कौन-कौन से 6 ज़रूरी टूल्स शामिल होने वाले हैं। हम स्ट्रिंग फंक्शन से टेक्स्ट के साथ खेलना सीखेंगे, एरे से बड़े डेटा को हैंडल करेंगे, फंक्शन से कोड को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर से डेटा को नया रूप देंगे, फाइलों से अपने काम को परमानेंटली सेव करेंगे और आखिर में पॉइंटर्स के साथ मेमोरी की असली ताकत को समझेंगे। तो हमारा पहला टूल है टेक्स्ट को मैनेज करने के बारे में, जिसे सी की दुनिया में हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ सबसे काम के स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग लेंथ आपको लंबाई बताएगा, स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा, स्ट्रिंग कॉपी से कॉपी कर सकते हैं और स्ट्रिंग कैट से 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, strcmp पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और याद रखिए, अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं तो ये 0 रिटर्न करता है क्योंकि उनके बीच कोई अंतर नहीं है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो बहुत काम आता है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये टूल्स हैं तो इनसे कुछ असली काम करके देखें। सोचिए, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैडम जैसा कोई शब्द पैलिंड्रोम है या नहीं, मतलब जिसे आगे से पढ़ो या पीछे से वो एक जैसा ही रहे। चलिए इसका लॉजिक सोचते हैं। सबसे पहले हम यूजर से शब्द लेंगे, फिर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम उसकी एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग रिवर्स अपना जादू चलाएगा और असली वाले शब्द को पलट देगा और बस आखिरी स्टेप में स्ट्रिंग कंपेयर इन दोनों की तुलना करेगा, उल्टे हुए शब्द की और हमारी सेफ कॉपी की। अगर रिजल्ट 0 आया तो मतलब काम हो गया, वो शब्द पैलिंड्रोम है। और अब देखिए कि ये सब कोड में कैसा दिखता है। यहाँ गेट्स फंक्शन से इनपुट लिया गया है, फिर strcpy का इस्तेमाल करके str2 में एक कॉपी बनाई गई है। इसके बाद strrev से असली स्ट्रिंग को उल्टा किया गया है और आखिर में if strcmp str1, str2 बराबर 0 वाली कंडीशन से तुलना की गई है। देख रहे हैं कैसे ये सारे टूल्स मिलकर एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब टूलकिट में अपना अगला टूल उठाते हैं जो बहुत सारे एक जैसे डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है। तो ये एरे है क्या? इसे आप एक सुपर वेरिएबल समझ सकते हैं जो एक ही नाम के अंदर एक ही तरह की कई वैल्यूज को रख सकता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम जिसे कभी नहीं भूलना है, इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं। ज्यादातर शुरुआती गड़बड़ यही होती है। यहाँ 1D और 2D एरे के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड में देखिए, 1D एरे एक सीधी लिस्ट जैसा है, जैसे मार्क्स 5, लेकिन राइट साइड में एक 2D एरे जैसे मैट्रिक्स 2-3 एक टेबल या ग्रिड जैसा है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ये डेटा को ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है।
अब एक जरूरी बात याद रखिए, जब भी आप 2D array के हर एक एलिमेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नेस्टेड लूप्स यानी लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना होगा। बाहर वाला लूप रोज को बदलता है और अंदर वाला लूप उस रो के हर कॉलम से होकर गुजरता है। ये मैट्रिक्स पर काम करने का मूल मंत्र है। अब बात करते हैं अपने कोड को साफ सुथरा और मैनेज करने लायक बनाने की। इसके लिए हमारे पास हैं फंक्शंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वर्कशॉप में हर काम के लिए खास औजार होता है। सीधी भाषा में फंक्शन कोड का एक छोटा सा पैकेट है जो एक खास काम करता है और जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साफ, ऑर्गेनाइज्ड और बिना गलतियों वाला प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो फंक्शंस इसका राज है। अब देखिए एक कमाल की चीज, रिकर्जन। ये जो फैक्टोरियल n फंक्शन है, ये खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है जब तक कि n की वैल्यू 1 न हो जाए। यहाँ फैक्टोरियल n-1 रिकर्सिव कॉल है और इफ n इक्वल्स टू 1 इसकी स्टॉप कंडीशन है, जिसे बेस केस कहते हैं। बिना इस बेस केस के ये फंक्शन कभी रुकेगा ही नहीं। हमारा अगला टूल हमें डेटा के लिए अपने खुद के ब्लूप्रिंट बनाने की पावर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर मतलब आप अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो आप एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें उसका इंट रोल नंबर, 4 नेम एरे और फ्लोट मार्क्स सब एक साथ पैक हो जाएगा। अब एक और बड़ी समस्या, प्रोग्राम बंद तो सारा डेटा गायब। इसे हमेशा के लिए कैसे सेव करें? इसका जवाब है फाइल हैंडलिंग। रैम को आप एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए। प्रोग्राम चला, आपने कुछ लिखा, प्रोग्राम बंद हुआ और बोर्ड साफ, सब कुछ गायब। वहीं फाइलें आपकी पक्की नोटबुक की तरह हैं। एक बार जो लिख दिया वो हमेशा के लिए सेव हो गया। इसीलिए हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। और अब बारी है हमारी सी टूलकिट के सबसे एडवांस्ड और पावरफुल टूल की। ये हैं पॉइंटर्स, जो प्रोग्रामर को मेमोरी पर सीधा कंट्रोल देते हैं। पॉइंटर को ऐसे समझिए, ये किसी घर का पता है, खुद घर नहीं। मतलब ये वेरिएबल की असली वैल्यू जैसे 10 या a को स्टोर नहीं करता। इसके बजाय ये उस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है कि वो मेमोरी में कहाँ रखी है। पॉइंटर्स के साथ 2 ऑपरेटर काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है int x इक्वल्स टू 10। अगर हम and x का इस्तेमाल करें तो हमें x का मेमोरी एड्रेस मिलेगा। और अगर हमारे पास एक पॉइंटर p है जिसमें वो एड्रेस सेव है, तो $p का इस्तेमाल करने से हमें उस एड्रेस पर रखी वैल्यू यानी 10 वापस मिल जाएगी। एक पता पूछता है, दूसरा उस पते पर क्या है ये बताता है। तो लीजिए, आपकी सी प्रोग्रामिंग टूलकिट अब पूरी तरह से तैयार है। टेक्स्ट से खेलने के लिए स्ट्रिंग्स, डेटा की लिस्ट स्टोर करने के लिए एरेज, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शंस, अपने खुद के डेटा टाइप्स बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स, डेटा को हमेशा के लिए सेव करने के लिए फाइलें और मेमोरी को सीधे कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर्स। जैसा कि महान ब्रायन कार्नेगन ने कहा था, सी भाषा एक रेजर शार्प टूल है जिससे कोई एक सुंदर और कुशल प्रोग्राम या एक खूनी गड़बड़ बना सकता है। ये बात सी के साथ आने वाली ताकत और जिम्मेदारी दोनों को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। तो अब जब ये फंडामेंटल टूलकिट आपके पास है, तो सवाल ये है कि आप इसके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। नमस्ते। कभी सोचा है कि आज के ज़माने के जो इतने कमाल के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वीडियो गेम्स या मोबाइल ऐप्स, ये सब बनते कैसे हैं? तो इसका जवाब एक बहुत ही खास सोच से जुड़ा है और वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या जिसे हम शॉर्ट में OOP कहते हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। और हाँ, नेट परीक्षा के लिए तो ये एक बहुत ही जरूरी और ज्यादा स्कोरिंग वाला विषय है। तो चलिए इसे एकदम अच्छे से समझते हैं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये OOP आखिर है क्या। फिर हम इसकी मजबूत नींव बनाने वाले 4 पिलर्स को देखेंगे। इसके बाद हम पुराने और नए तरीकों की तुलना करेंगे, इनहेरिटेंस के परिवार को समझेंगे और आखिर में मैं आपको परीक्षा के लिए कुछ खास टिप्स और हैक्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है, OOP आखिर है क्या? इसे प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखा जाता है। एक ऐसा बदलाव जहां सारा ध्यान प्रक्रिया से हटकर डेटा पर चला गया। तो इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करना है यानी प्रोसीजर से ज्यादा किस चीज पर काम करना है यानी डेटा पर ध्यान देते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इनहेरिटेंस।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार कोई कोड लिख दिया तो बस उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे दोबारा बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हर चीज की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे तो साफ हैं, कोड का दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, डेटा को छिपाने से सिक्योरिटी बढ़ जाती है और मुश्किल से मुश्किल सॉफ्टवेयर को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नुकसान ये है कि छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है और प्रोग्राम भी बड़े और कभी-कभी धीमे हो सकते हैं। अब बात करते हैं ओओपी की नींव की, यानी इसके वो 4 मजबूत पिलर्स। ये समझ लीजिए कि ये आज के सॉफ्टवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं ओओपी के 2 सबसे बुनियादी हिस्से, क्लास और ऑब्जेक्ट। जरा सोचिए, एक क्लास जो है वो घर का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट है। अब नक्शा खुद एक घर तो नहीं होता है ना, उसे बनाने में ईंट सीमेंट भी नहीं लगता, लेकिन उस एक नक्शे को देखकर आप जितने चाहें असली घर बना सकते हैं। वो जो असली घर हैं वही ऑब्जेक्ट हैं और वही असल में जगह यानी मेमोरी घेरते हैं। इस कार के उदाहरण से तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ व्हीकल एक क्लास है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिसमें बताया गया है कि एक गाड़ी कैसी होगी, और मस्टैग, सिविक या टेस्ला ये सब उस ब्लूप्रिंट से बनी असली गाड़ियां हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स। हमारा पहला पिलर है एनकैप्सुलेशन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है किसी चीज से जुड़ी सारी जानकारी यानी डेटा और उसके काम करने के तरीकों यानी फंक्शंस को एक साथ एक सुरक्षित कैप्सूल में बंद कर देना। इसे एक दवाई के कैप्सूल की तरह सोच सकते हैं। जैसे कैप्सूल के अंदर की दवा एकदम सुरक्षित रहती है, ठीक वैसे ही एनकैप्सुलेशन में प्राइवेट डेटा अंदर सेफ रहता है। अब उस डेटा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाहर मौजूद पब्लिक फंक्शंस के जरिए। इससे डेटा की सुरक्षा बनी रहती है। दूसरा पिलर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल टीवी के रिमोट जैसा है। आपको बस वॉल्यूम बढ़ाने या चैनल बदलने का बटन दिखता है ना? आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि भाई बटन दबाने पर अंदर कौन सा सर्किट काम कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन भी ठीक यही करता है। ये सिर्फ जरूरी चीजें दिखाता है और अंदर की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा लेता है। तीसरा और बहुत ही पावरफुल पिलर है इनहेरिटेंस। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्लास, जिसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, किसी दूसरी क्लास, जिसे बेस क्लास कहते हैं, के सारे गुणों को अपना लेती है। यही तो कोड रीयूजेबिलिटी की असली चाबी है। और हमारा चौथा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब है एक चीज कई रूप। जरा प्लस के निशान के बारे में सोचिए। जब आप इसे नंबरों के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे 2+2 तो ये उन्हें जोड़ता है, लेकिन जब आप इसे टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे हेलो प्लस वर्ल्ड तो ये उन्हें एक साथ चिपका देता है। ऑपरेटर एक ही है लेकिन काम अलग अलग। बस यही है पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब जरा नए और पुराने तरीके की तुलना करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा सवाल है जो एनईबी की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। ये टेबल सारे अंतर एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। पीओपी यानी पुराना तरीका टॉप डाउन है, मतलब पहले बड़ा लक्ष्य तय होता है, फिर उसे छोटे छोटे कामों में तोड़ा जाता है। वहीं ओओपी बॉटम अप है। हम पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उन्हें जोड़कर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं। ओओपी का हीरो डेटा है, जबकि पीओपी का हीरो प्रक्रिया यानी काम है। और सबसे बड़ा अंतर, अरे भाई, ओओपी में कोड का दोबारा इस्तेमाल करना बहुत आसान है, जबकि पीओपी में अक्सर एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ता है। अब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में और गहराई से उतरते हैं और इसकी अलग अलग बनावट को समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे सरल है सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें एक चाइल्ड क्लास सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट क्लास से गुण लेती है। ये एक सीधा साधा एक से एक का रिश्ता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख भी रहा है। इसके बाद आता है मल्टी इनहेरिटेंस। यहाँ एक अकेली चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से गुण और विशेषताएं ले सकती है। ऐसा सोचिए जैसे एक बच्चे में उसके माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। यहाँ दो और मजेदार प्रकार हैं। बाईं ओर है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक पेरेंट क्लास कई अलग अलग चाइल्ड क्लासेस का आधार बनती है। और दाईं ओर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो एक चेन की तरह है, जैसे एक पोता अपने पिता से गुण लेता है और वो पिता अपने पिता से, पीढ़ी दर पीढ़ी।
अब एक बहुत ज़रूरी NEB टर्मिनोलॉजी अलर्ट। देखिए, स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस में मल्टी और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब कभी-कभी अलग-अलग हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी परीक्षा के लिए ठीक वही लिखें जो आपने अपने नोट्स से सीखा है। बस इन स्टैंडर्ड नामों के बारे में जानकारी रखना अच्छा है। चलिए, अब फटाफट इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ खास हैक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो मुख्य बातें क्या है जो याद रखनी है? OOP का फोकस डेटा पर है, प्रक्रिया पर नहीं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उसका असली उदाहरण। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को एक साथ बांधना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जटिलता को छिपाना। इनहेरिटेंस से कोड का दोबारा इस्तेमाल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है अनेक रूप। और आखिर में OOP बॉटम अप है, जबकि POP टॉप डाउन। और अब वो खास NEB एग्जाम हैक जिसका आप इंतजार कर रहे थे। OOP और POP के बीच अंतर वाला सवाल तो लगभग पक्का ही आता है। इसे याद रखने के लिए बस ये एक एक्रोनिम याद कर लीजिए। BDFFR। B से बॉटम अप, D से डेटा, F से फीचर्स। ये आपको सारे पॉइंट्स याद दिला देगा और पूरे अंक पाने में आपकी मदद करेगा। तो अब जब आप OOP के ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ गए हैं, तो जरा सोचिए, आपके फोन का कौन सा ऐप या आपका पसंदीदा वीडियो गेम इन सिद्धांतों का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह सोचने से ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हम चारों तरफ से सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं, है ना? हमारे फोन में जो ऐप्स हैं उनसे लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले सिस्टम तक। पर कभी सोचा है कि यह सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या शॉर्ट में SDLC कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये SDLC आखिर है क्या, फिर इसके 8 जरूरी स्टेजेस को देखेंगे, इसके 4 अलग-अलग मॉडल्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये SDLC होता क्या है। अगर आसान भाषा में कहें तो SDLC एक तरह का रोड मैप है, एक पूरा प्रोसेस जिसे डेवलपर्स फॉलो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने, उसे मेंटेन करने और यहां तक कि उसे बदलने के लिए भी। मतलब यूं ही कोडिंग शुरू नहीं कर देते, इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, SDLC कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक साइकिल, एक चक्र की तरह है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एक स्टेज खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है और ये साइकिल लगातार घूमती रहती है। आखिरी स्टेज से मिली सीख वापस पहले स्टेज के काम आती है। तो चलिए अब इस साइकिल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसके हर एक स्टेज को समझते हैं, एक आइडिया के आने से लेकर एक कामयाब सॉफ्टवेयर बनने तक का पूरा सफर। ये हैं वो 8 चरण। हर चरण अपने आप में एक जरूरी सवाल का जवाब देता है। ये सफर शुरू होता है इस सवाल से कि क्या ये प्रोजेक्ट बनाना भी चाहिए, और खत्म होता है इस सवाल पर कि क्या हम अपने मकसद में कामयाब हुए। कोई भी कोड लिखने से पहले सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है फिजिबिलिटी स्टडी। यहां यह तय होता है कि क्या ये आइडिया असल में बनाने लायक भी है या नहीं, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या इसमें लगने वाला पैसा वापस आएगा। और ये स्टडी कोई छोटी मोटी जांच नहीं है, इसमें 7 अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट को परखा जाता है। टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, सोशल, लीगल, टाइम और बिहेवियरल। इससे ये पक्का हो जाता है कि आगे जाकर कोई बड़ी रुकावट ना आए। अच्छा, तो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। अब आते हैं अगले 2 कदम, एनालिसिस और डिजाइन। एनालिसिस का मतलब है ये समझना कि क्या बनाना है, मतलब यूजर को क्या चाहिए, और डिजाइन का मतलब है ये तय करना कि कैसे बनाना है, मतलब सॉफ्टवेयर का पूरा नक्शा या ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस स्लाइड पर देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है। एक आयत का एरिया निकालने जैसा आसान काम। पहले उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं जिसे एल्गोरिदम कहते हैं, और फिर उन्हीं स्टेप्स को एक तस्वीर, एक फ्लोचार्ट में बदल दिया जाता है। बस यही है डिजाइन का सार। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद असली काम शुरू होता है, यानी डेवलपमेंट, जहां प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं। लेकिन सिर्फ कोड लिखना ही सब कुछ नहीं है। उसके ठीक बाद आता है सबसे जरूरी स्टेज, टेस्टिंग। यहां सॉफ्टवेयर की हर छोटी बड़ी गलती को ढूंढा और सुधारा जाता है। टेस्टिंग भी कई लेवल्स पर होती है। सबसे पहले कोड के सबसे छोटे हिस्से यानी यूनिट को टेस्ट करते हैं।
फिर उन हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि वो साथ में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जिसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। फिर पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट किया जाता है और आखिर में होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जहां क्लाइंट खुद कहता है हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। अब आते हैं आखिरी 3 चरणों पर। इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाता है, मेंटेनेंस में उसे लगातार अपडेट किया जाता है और बग्स ठीक किए जाते हैं, और रिव्यू में ये देखा जाता है कि जिन लक्ष्यों के साथ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो पूरे हुए या नहीं। तो अब हमें 8 चरण पता चल गए हैं, लेकिन क्या हर प्रोजेक्ट में इन चरणों को एक ही तरह से फॉलो किया जाता है? नहीं, हर प्रोजेक्ट अलग होता है और इसीलिए हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। ये 4 सबसे जाने माने मॉडल्स हैं। वाटरफॉल, जो बिल्कुल झरने की तरह एक के बाद एक सीधा चलता है। प्रोटोटाइप, जिसमें पहले एक छोटा सैंपल बनाया जाता है। स्पाइरल, जो रिस्क पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और अजाइल, जो बहुत तेज और लचीला होता है। इनमें से वाटरफॉल और एजाइल एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। वाटरफॉल बहुत सख्त है, एक काम पूरी तरह खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है जहां सब कुछ पहले से तय हो। वहीं दूसरी तरफ एजाइल बहुत फ्लेक्सिबल है, ये बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। बाकी 2 मॉडल्स में से प्रोटोटाइप मॉडल का मेन मकसद है यूजर से जल्दी फीडबैक लेना ताकि आखिर में सही चीज बने। और स्पाइरल मॉडल, ये बड़े और रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहां हर कदम पर रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने SDLC के पूरे साइकिल को और उसके अलग अलग मॉडल्स को समझ लिया है। चलिए अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें ये हैं। पहला, SDLC एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने की नींव है। दूसरा, इसमें स्टडी से लेकर रिव्यू तक 8 मुख्य चरण होते हैं। तीसरा, फीजिबिलिटी स्टडी बहुत जरूरी है ताकि गलत प्रोजेक्ट पर मेहनत बर्बाद ना हो। और चौथा, प्रोजेक्ट के हिसाब से सही मॉडल चुनना होता है, जैसे सख्त वाटरफॉल या लचीला अजाइल। और जाते जाते एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक। फिजिबिलिटी स्टडी के वो 7 प्रकार याद रखने के लिए बस ये एक शब्द याद रखें, TEOSLTB, यानी टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, सोशल, लीगल, टाइम और बिहेवियरल। ये एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। तो अब जब सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट पता चल गया है, तो एक सवाल सोचने वाला है, जो ऐप्स हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो किस डेवलपमेंट मॉडल पर बने होंगे? क्या वो एक सख्त वाटरफॉल मॉडल पर बने हैं या एक लचीले अजाइल मॉडल पर? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्ते। टेक्नोलॉजी की दुनिया ना इतनी तेजी से बदल रही है कि ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर भविष्य दिखेगा कैसा। तो इस विश्लेषण में हम टेक्नोलॉजी के सबसे जरूरी ट्रेंड्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इससे न सिर्फ एग्जाम की तैयारी होगी, बल्कि ये भी पता चलेगा कि ये चीजें हमारी दुनिया को असल में बदल कैसे रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भविष्य को कौन सी टेक्नोलॉजी आकार देगी? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन कॉन्सेप्ट्स को आखिर समझा कैसे जाए ताकि एग्जाम में पूरे नंबर मिलें। चलिए एक एक करके इन सभी ट्रेंड्स की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखिए, जब भी हम क्लाउड शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी चीजें आती हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन फाइलें रखने की जगह से कहीं कहीं ज्यादा हैं। सच तो ये है कि ये आज की पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। तो असल में ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, हमारे कंप्यूटर की अपनी एक हार्ड ड्राइव और प्रोसेसिंग पावर होती है, राइट? अब जरा कल्पना कीजिए कि इंटरनेट के जरिए हम हजारों सुपर पावरफुल कंप्यूटरों के एक विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही क्लाउड है। गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां हमें यही पावर किराए पर देती हैं। अब देखिए, क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब दुनिया में कहीं से भी अपना डेटा और ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। कंपनियों को भी महंगे महंगे सर्वर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे सीधे सीधे पैसे बचते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है, तो अगर कनेक्शन गया तो समझो काम रुक गया। और सबसे बड़ी चिंता होती है डेटा सिक्योरिटी की। हमें ये भरोसा करना पड़ता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित हाथों में है। अच्छा, क्लाउड सेवाओं को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है पिज्जा एनोलॉजी। सबसे नीचे आता है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सिर्फ पिज्जा बनाने के लिए किचन, ओवन और गैस किराए पर लेते हैं। बाकी सब आटा, सॉस, टॉपिंग्स आप खुद लाते हैं। मतलब आपको सिर्फ बेसिक ढांचा मिलता है। बीच में है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
इसमें आपको किचन और ओवन के साथ साथ पिज्ज़ा बेस और सॉस भी मिलते हैं। आपको बस अपनी पसंदीदा टॉपिंग्स डालनी है। ये डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा है जहां वो अपने ऐप्स बना सकते हैं। और सबसे ऊपर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो बस बना बनाया पिज्ज़ा ऑर्डर करने जैसा है जो सीधे आपके घर आता है। जीमेल या नेटफ्लिक्स जैसे सॉफ्टवेयर SaaS के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, बस उन्हें इस्तेमाल करना है। चलो अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो आजकल हर जगह चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों वाले रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये असल में मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देने का विज्ञान है। अगर AI को और भी आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को वो क्षमताएं देता है जो आमतौर पर इंसानों के पास होती हैं, जैसे कि देखना, समझना, सीखना और किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना। और AI का असर मतलब हर जगह है। हमारे फ़ोन में मौजूद सीरी या गूगल असिस्टेंट से लेकर Amazon पर मिलने वाली शॉपिंग रिकमेंडेशंस तक, ये गेमिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री हर सेक्टर में क्रांति ला रहा है। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं, है ना? हेल्थ केयर में AI एक्सरे और MRI स्कैन को इंसानी डॉक्टरों से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से पढ़कर बीमारियों का पता लगा सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें जैसे टेस्ला अपने आसपास की दुनिया को देखने और निर्णय लेने के लिए AI का ही इस्तेमाल करती हैं। और जब नेटफ्लिक्स हमें अगली मूवी सजेस्ट करता है तो उसके पीछे भी AI ही काम कर रहा होता है। ठीक है, अब AI से जुड़ी एक और रोमांचक दुनिया में चलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सिर्फ कंप्यूटर और फोन ही नहीं, बल्कि आपका फ्रिज, घड़ी, कार और यहां तक कि घर के बल्ब भी इंटरनेट से जुड़े हों और एक दूसरे से बात कर सकें। यही तो IoT है। तो IoT का मतलब है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में छोटे छोटे सेंसर और सॉफ्टवेयर लगाकर उन्हें स्मार्ट बना दिया जाता है। एक स्मार्ट वॉच हमारे कदमों को गिनती है, एक स्मार्ट फ्रिज बता सकता है कि दूध खत्म हो गया है, और एक स्मार्ट कार खुद ही सर्विस के लिए रिमाइंडर भेज सकती है। ये सभी डिवाइस लगातार डेटा इकट्ठा और शेयर करते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब अरबों डिवाइस लगातार डेटा भेज रहे हों तो उस डेटा का होता क्या है? ये हमें एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, और यहीं पर बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ बहुत सारा डेटा नहीं है, ये इतना ज्यादा, इतनी तेजी से आने वाला और इतनी अलग अलग तरह का डेटा है कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इसे संभाल ही नहीं सकते। बिग डेटा को समझने के लिए एक्सपर्ट 6V का इस्तेमाल करते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम यानी डेटा की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी यानी डेटा बहुत तेजी से आ रहा है। वैरायटी यानी डेटा कई तरह का है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, सब कुछ। वेरासिटी यानी क्या डेटा भरोसेमंद है। वैल्यू यानी क्या हम इस डेटा से कोई कीमती जानकारी निकाल सकते हैं। और आखिर में वेरिएबिलिटी यानी डेटा का मतलब समय के साथ बदल सकता है। तो ठीक है, हमने क्लाउड, AI और बिग डेटा के बारे में बात कर ली। अब देखते हैं कि ये सभी टेक्नोलॉजी मिलकर हमारी खरीदारी करने और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के तरीके को कैसे बदल रही हैं। यहाँ हम दो बड़े एप्लीकेशन देख सकते हैं, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस। दोनों का मूल आइडिया एक ही है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके लेन देन को आसान बनाना। ई-कॉमर्स व्यापार के लिए है और ई-गवर्नेंस सरकारी सेवाओं के लिए। ई-कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन कुछ भी खरीदना या बेचना। इसके मुख्य तौर पर 3 मॉडल हैं। B2B जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेचती है। B2C जब कोई कंपनी सीधे ग्राहकों को बेचती है, जैसे Amazon या Flipkart। और C2C जब एक आम इंसान दूसरे को कुछ बेचता है, जैसे OLX या हमरो बाजार पर होता है। और ई-गवर्नेंस का मतलब है जब सरकार अपनी सेवाएं ऑनलाइन देती है। इसके भी अलग अलग मॉडल हैं। G2C जैसे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना या बिजली का बिल भरना। G2B जब कंपनियां ऑनलाइन टैक्स भरती हैं। G2G जब सरकारी विभाग आपस में ऑनलाइन जानकारी शेयर करते हैं। और G2E जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ठीक है, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। चलिए, परीक्षा के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से एक बार दोहराते हैं। इसे अपना चीट शीट समझ लीजिए। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी इंटरनेट पर कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज किराए पर लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI यानी मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT यानी रोजमर्रा की चीजों को इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाना। बिग डेटा यानी IoT जैसी चीजों से आने वाला विशाल और कॉम्प्लेक्स डेटा।
और ई-कॉमर्स व ई-गवर्नेंस यानी इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन व्यापार और सरकारी सेवाएं चलाना। और ये रहा आपका एग्जाम हैक। क्लाउड के लिए बस वो पिज्जा वाली बात याद रखिए। IaaS यानी सिर्फ किचन, पास यानी किचन और बेस, और SaaS यानी बना बनाया पिज्जा। और बिग डेटा के लिए उन 6 V's को याद रखना है: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू और वेरिएबिलिटी। ये आपको मुख्य अंतर याद रखने में बहुत मदद करेगा। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ट्रेंड अगले 5 सालों में हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलने वाला है? क्लाउड, AI या फिर IoT? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, NEB की C प्रोग्रामिंग में मास्टर करने के लिए इस खास गाइड में स्वागत है। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को, जो हमारे प्रोग्रामिंग टूलकिट का एक बहुत ही जरूरी टूल है। उसके बाद हम अरेज की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये जानेंगे कि डेटा को लिस्ट से लेकर मैट्रिक्स तक में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर हम फंक्शंस और रिकर्जन की ताकत को समझेंगे, जो हमें कोड को बार बार इस्तेमाल करने की और यहां तक कि खुद को ही कॉल करने की पावर देते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग फंक्शंस असल में टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए बने बनाए टूल्स की एक लाइब्रेरी जैसे हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी कोड फाइल में string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे बेसिक फंक्शन से शुरू करते हैं। strlen मतलब स्ट्रिंग लेंथ। ये बस ये बताता है कि किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। और strrev यानी स्ट्रिंग रिवर्स, ये कैरेक्टर्स के ऑर्डर को उल्टा कर देता है ना? बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। strcat 2 स्ट्रिंग्स को एक के बाद एक जोड़ देता है, लेकिन strcpy क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है। ये दोनों भी काफी काम के फंक्शंस हैं। स्ट्रपर किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देता है और स्ट्रेलवर उसे लोअर केस में। ये यूजर से मिले इनपुट को एक जैसा बनाने के लिए बहुत काम आता है। अब ये वाला एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। स्ट्रिंग कंपैरिजन ये 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। और यहां पर ट्रिक क्या है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो याद रखिए, 0 का मतलब है मैच। तो इन सभी टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके हमें क्लासिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पैलिंड्रोम चेक। लॉजिक बहुत सीधा है। ओरिजिनल स्ट्रिंग लो, strcypy से उसकी एक कॉपी बनाओ, फिर उस कॉपी को strrevr से उल्टा कर दो और आखिर में strcmp से ओरिजिनल और उल्टी हुई कॉपी को कंपेयर करो। अगर रिजल्ट 0 आया तो मतलब वो एक पैलिंड्रोम है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कोड में कैसा दिखता है। देखिए, पिछली स्लाइड के सारे लॉजिकल स्टेप्स सीधे सीधे सी कोड में कैसे बदल जाते हैं। पहले कॉपी, फिर रिवर्स और फिर कंपेयर। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम एरेज को देखेंगे, जो हमें एक ही तरह की कई वैल्यूज को एक ही वेरिएबल नाम के अंदर स्टोर करने की सुविधा देते हैं। तो अरे है क्या? सोचिए, ये एक खास वेरिएबल है जो एक ही नाम के तहत एक जैसे टाइप की एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकता है, जैसे एक फाइलिंग कैबिनेट जिसमें कई सारे नंबर ड्रॉयर्स हों। और हाँ, प्रोग्रामिंग में गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है 1D और 2D एरे के बीच का फर्क। 1D एरे एक सिंपल लिस्ट की तरह है, वहीं 2D एरे एक टेबल या मैट्रिक्स जैसा है जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। और 2D एरे के साथ काम करने की चाबी है नेस्टेड लूप्स, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। एरे का एक बहुत कॉमन इस्तेमाल है उन्हें सॉर्ट करना। बबल सॉर्ट जैसे सिंपल एल्गोरिथम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बस पास वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करो और अगर वो गलत ऑर्डर में है तो उन्हें स्वैप कर दो, यानी उनकी जगह बदल दो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस की। ये कोड को छोटे छोटे दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। इससे हमारे प्रोग्राम ज्यादा साफ सुथरे और एफिशिएंट बनते हैं। तो एक फंक्शन क्या है? ये प्रोग्राम का एक अपने आप में पूरा हिस्सा है जो कोई एक खास काम करता है। इसके 2 मेन टाइप हैं। एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस जो पहले से बने होते हैं, जैसे printf फंक्शन, और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिन्हें हम खुद बनाते हैं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी सी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से ही होती है। रिकर्शन एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जहां एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। इसे ऐसे समझिए कि एक फंक्शन खुद को एक छोटी प्रॉब्लम के साथ बार बार कॉल कर रहा है, जब तक कि वो एक बेस केस पर ना पहुंच जाए, यानी एक ऐसी कंडीशन जो उसे रोक दे। अगर बेस केस नहीं होगा तो ये तो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। चलिए अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्चुअल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम कस्टम डेटा टाइप्स बनाने और डेटा को परमानेंट बनाने वाले टूल्स को कवर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? ये अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स का एक कलेक्शन है, जिन्हें एक ही नाम के अंदर ग्रुप किया जाता है। ये एरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एरे में तो सिर्फ एक ही तरह का डेटा आ सकता है। स्ट्रक्चर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने के लिए परफेक्ट है, जैसे उसका रोल नंबर, नेम और ग्रेड। तो सवाल ये उठता है कि हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि कंप्यूटर की मेमोरी काम कैसे करती है। जब कोई प्रोग्राम चलता है तो वेरिएबल्स का डेटा टेम्परेरी तौर पर रैम में स्टोर होता है, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है वो सारा डेटा गायब हो जाता है। फाइल हैंडलिंग हमें डिस्क पर मौजूद फाइलों में डेटा लिखने और वहां से पढ़ने की पावर देती है। ये डेटा को परमानेंटली सेव करता है, ताकि प्रोग्राम बंद होने के बाद भी वो बना रहे। ये असल में टेम्परेरी रैम से परमानेंट स्टोरेज में डेटा को मूव करना है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर नए प्रोग्रामर्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसे सिंपल रखेंगे। पॉइंटर्स। देखिए, एक पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो असल वैल्यू नहीं बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रखता है। इससे हमें मेमोरी को सीधे मैनेज करने और ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने में मदद मिलती है। इसके दो मेन ऑपरेटर्स हैं, एंड जो एड्रेस ऑफ यानी पता बताता है, और स्टार जो वैल्यू एट एड्रेस यानी उस पते पर रखी वैल्यू को निकालता है। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं NEB एग्जाम के लिए कुछ खास हैक्स। पैलिंड्रोम के लिए हमेशा पहले कॉपी, फिर रिवर्स, फिर कंपेयर। STRCMP में याद रखें, 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। फाइल हैंडलिंग में जिस भी फाइल को ओपन करना हो उसे क्लोज करना कभी ना भूलें। और आखिर में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो बस कंपैरिजन साइन को उल्टा कर दें। इन टिप्स के साथ तैयारी एकदम पक्की है। अरे हम सब रोजाना कितनी वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं ना, दोस्तों को मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई ना कोई फॉर्म भरते रहते हैं। पर कभी ये सोचा है कि जब हम वो सेंड बटन दबाते हैं तो हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन आखिर जाती कहाँ है? चलिए आज हम इसी सफर को ट्रैक करते हैं, आपके एक क्लिक से लेकर डेटा के असली घर यानी डेटाबेस तक। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब वो बहुत मजेदार है। सिर्फ एक क्लिक और हम वेब टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया की सैर पर निकल पड़ते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे ब्राउजर से शुरू होता है और कहीं दूर किसी सर्वर की गहराइयों तक जाता है। तो हमारी इस कहानी का पहला हीरो कौन है? वो है जावास्क्रिप्ट। देखिए, अगर HTML किसी वेबसाइट का ढांचा है, मतलब उसका कंकाल, और CSS उसकी सजावट है, तो जावास्क्रिप्ट वो चिंगारी है जो उसमें जान डाल देती है। वो उसे सिर्फ देखने की चीज से बदलकर एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना देती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है एक सादा सा HTML पेज जो किसी किताब के पन्ने की तरह है, बिल्कुल स्थिर, और दूसरी तरफ जावास्क्रिप्ट वाला पेज है जहां बटन क्लिक हो रहे हैं, एनिमेशन चल रहे हैं और फॉर्म्स हमारे हर एक्शन पे तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। बस यही तो है जावास्क्रिप्ट का कमाल। तो सवाल ये है कि आखिर जावास्क्रिप्ट है क्या? सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो हमारे कंप्यूटर या फोन के ब्राउजर के अंदर ही चलती है। इसका मेन काम है वेबसाइट को डायनामिक बनाना, मतलब ऐसा बनाना जो हमारे साथ बातचीत कर सके, इंटरैक्ट कर सके। पर जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल क्यों है? अच्छा सोचिए, जब आप किसी फॉर्म में गलत ईमेल एड्रेस डालते हैं और वो फील्ड तुरंत लाल हो जाती है और एक मैसेज आता है, ये सही नहीं है। बस यही काम है जावास्क्रिप्ट का। ये सर्वर तक डेटा जाने का इंतजार ही नहीं करता, इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस इतना तेज और स्मूथ होता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये हमारे फोन, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस हो, सब पर एक जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे करता है। चलिए अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इसे इतना फंक्शनल बनाते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में डेटा को संभालने के ना 2 मेन तरीके हैं। पहला है प्रिमिटिव, मतलब सीधी सादी सिंगल जानकारी,
जैसे कि कोई नाम जो एक टेक्स्ट है या कोई उम्र जो एक नंबर है। और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जो समझ लीजिए कि जानकारी का एक पूरा गुच्छा होता है, जैसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसमें बहुत सारे नाम और नंबर एक साथ होते हैं। अब इस डेटा पर काम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं ऑपरेटर्स। ये बिल्कुल मैथ्स के सिंबल्स जैसे ही होते हैं। कुछ होते हैं अरिथमेटिक, मतलब प्लस माइनस करने के लिए, कुछ होते हैं कंपैरिजन के लिए, मतलब दो चीजों को तौलने के लिए, और कुछ होते हैं लॉजिकल फैसले लेने के लिए, जैसे और AND या फिर या OR। अच्छा, अब सोचिए अगर कोई काम बार बार करना हो तो यहीं पर काम आते हैं लूप्स। ये फॉर लूप का डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझा रहा है। देखिए, सबसे पहले एक काउंटर शुरू होता है, मान लीजिए 1 से। फिर एक कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन सही है तो कोड चल जाता है, और आखिर में काउंटर को 1 बढ़ाकर पूरी प्रोसेस को दोहराया जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन पूरी न हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट को ये कैसे पता चलता है कि उसे कब एक्शन लेना है? इसका जवाब है इवेंट्स। जब हम माउस से किसी बटन को क्लिक करते हैं या किसी इमेज पर माउस लेकर जाते हैं, यानी ओवर करते हैं, तो हम एक इवेंट चालू कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट बस इन्हीं इवेंट्स का इंतजार करता रहता है, और जैसे ही कोई इवेंट होता है वो अपना कोड चला देता है। ऑलराइट, तो हमने जावास्क्रिप्ट को समझ लिया, जो कि हमारे ब्राउज़र में यानी क्लाइंट साइड पर होता है। लेकिन वेब की कहानी का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो पर्दे के पीछे चलता है। चलिए अब क्लाइंट और सर्वर के बीच के इस फर्क को समझते हैं। इंटरनेट का पूरा खेल, पता है, इसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पर चलता है। हमारा ब्राउज़र, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, एक वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है। फिर कहीं दूर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर, जिसे हम सर्वर कहते हैं, उस रिक्वेस्ट को सुनता है, पेज तैयार करता है और उसे रिस्पॉन्स के तौर पर वापस हमारे ब्राउज़र को भेज देता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट तो हमारे ही ब्राउज़र में चलती है, इसलिए उसका जवाब फौरन मिलता है, एकदम इंस्टेंट। लेकिन सर्वर साइड वाली PHP को हमारी रिक्वेस्ट को इंटरनेट के रास्ते सर्वर तक भेजना पड़ता है, वहाँ उसे प्रोसेस करना पड़ता है और फिर जवाब वापस भेजना पड़ता है। तो जाहिर है ये थोड़ा धीमा होता है, पर इसकी असली ताकत ये है कि सिर्फ यही डेटा के उस खजाने यानी डेटाबेस से सीधे बात कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं सर्वर साइड की दुनिया में और मिलते हैं इसके सबसे पॉपुलर खिलाड़ी से, PHP। ये वो टेक्नोलॉजी है जो फेसबुक और विकिपीडिया जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वेबसाइट्स को पावर देती है। अब सवाल ये है कि PHP इतना पॉपुलर क्यों है? भाई सिंपल है, एक तो ये मुफ्त है, मतलब ओपन सोर्स है, इसकी होस्टिंग भी सस्ती पड़ती है, ये लगभग हर सिस्टम पर आराम से चल जाता है, और इसके लिए बने बनाए कोड की बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है। इन सब वजहों से डेवलपर्स के लिए वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान और सस्ता हो जाता है। यहाँ PHP कोड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब ये देखने में तो HTML जैसा ही लग सकता है, लेकिन ये जो खास टैग्स है ना, PHP, डॉकटाइप, ये सर्वर को बताते हैं कि भाई इस हिस्से को तुम्हें प्रोसेस करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा ब्राउज़र कभी भी PHP कोड नहीं देखता, उसे तो सिर्फ सर्वर से भेजा हुआ फाइनल HTML रिजल्ट ही दिखाई देता है। PHP की असली पावर तब सामने आती है जब वो डेटाबेस से बात करता है। यही कनेक्शन PHP को वो ताकत देता है जिससे वो यूजर की जानकारी, ब्लॉग पोस्ट्स या फिर ऑनलाइन स्टोर के प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वापस दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन बनता कैसे है। डेटाबेस से बात करना ना एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, हम कनेक्शन बनाते हैं। दूसरा, हम अपना कमांड, जिसे क्वेरी कहते हैं, चलाते हैं। तीसरा, अगर हमने डेटा मांगा है तो हम उसे लेते हैं। और चौथा, जब काम खत्म हो जाए तो हम कनेक्शन को सेफली बंद कर देते हैं। बस। तो पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है कनेक्शन बनाना। PHP को डेटाबेस के ताले की चाबी चाहिए, और ये चाबी है MySQLi कनेक्ट फंक्शन। इसमें हम सर्वर का पता, यूज़रनेम और पासवर्ड डालते हैं और बस डेटाबेस का दरवाज़ा खुल जाता है। और एक बार दरवाज़ा खुल गया तो हम डेटाबेस के अंदर जानकारी डाल सकते हैं। इसके लिए हम SQL की इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे PHP के जरिए भेजा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वेबसाइट पर एक नए यूज़र को रजिस्टर करना। और अगर हमें जानकारी बाहर निकालनी हो तो
तब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स को एक लाइन में ले आती है। फिर PHP एक लूप का इस्तेमाल करके, बिल्कुल वैसे जैसा हमने पहले सीखा था, एक एक रिकॉर्ड को उठाता है और हमारे वेब पेज पर दिखा देता है। तो हमने क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों की कहानी देख ली, लेकिन असली जादू, असली मैजिक तब होता है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अगली बार जब कोई फेसबुक पर लॉगिन करे और उसे सिर्फ अपनी ही तस्वीरें और पोस्ट्स दिखें, तो ये बात याद रखने वाली है कि ये कोई जादू नहीं है। ये क्लाइंट और सर्वर का वही शानदार तालमेल है जो हर किसी के लिए एक